हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए क्योंकि हम आज वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो कुछ बच्चों के ना क्वेरीज थे जिनमें से दो क्वेरीज मेरे को लगे कि कॉमन क्वेरीज हैं एंड मेरे को एड्रेस करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ के चलें। ठीक है, तो वो दो क्वेरीज हम आज पहले डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला क्वेरी जो बच्चों का आ रहा है वो आ रहा है, सर जो आपने इस क्रक्स वाले पैराग्राफ में हमको बोला था कि यहाँ पे तुम नॉट लिख लो, नॉट। तो सर इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब है? आपने नॉट क्यों लिखवाया हमसे? तो देखो दोस्तों, मैं क्या बोलना चाहता हूं इस लाइन में, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आइए, मैंने आपको नीचे स्लैब दिखाए थे टैक्स रेट्स के। हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, अब इसमें मैंने बोला था कि इंडिविजुअल्स जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, लेस देन 60 ईयर्स है ना, इन द प्रीवियस ईयर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे। चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उसके लिए स्लैब रेट्स के सिस्टम हमको दिए हुए हैं। ये जो बोलता है कि 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा आपके टोटल इनकम में, जो पहला 2.5 लाख का जो पोर्शन है उस पे टैक्स नहीं लेंगे। लेट्स सपोज आपका टोटल इनकम इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या आपका टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स? समझ में आया? आपका टोटल इनकम क्या एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो कि 2.5 लाख रुपए है आपके कैटेगरी के लिए, क्योंकि आप लेस देन 60 ईयर्स हो। वही अगर आप सीनियर सिटीजन होते तो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगना है, वो हो जाता 3 लाख रुपए। तो आप, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। समझ में आया? वही अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब आपकी एज 80 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो द मैक्सिमम अमाउंट जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए आपसे, वो 5 लाख रुपए है। ठीक है बेटो, तो 5 लाख इज मैक्सिमम अमाउंट जिसपे उनको आपसे टैक्स नहीं चाहिए, मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर आपकी इनकम इससे एक्सीड करेगी तभी तो आप टैक्स दोगे ना। अगर आपकी इनकम, आप इस कैटेगरी में आते हो, आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, तो आप टैक्स कैसे दोगे? गवर्नमेंट बोलती है हमको 5 लाख से नीचे टैक्स चाहिए ही नहीं। तो इस लाइन का ये मतलब था। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था यहाँ पे। अगर एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम एक्सीड करेगी मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर उसकी कैटेगरी, क्या वो 60 ईयर्स का है, 80 ईयर्स का है या मोर देन 80 ईयर्स का है, उसके अकॉर्डिंगली जो स्लैब रेट में हमको रेट दिए हुए हैं, जिन पे उन्होंने बोला है कि इतने इनकम के लिए नील टैक्स है।
60 साल के लिए कम वालों के लिए 2.5 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट जिस पे टैक्स उनको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है उसका मतलब, इसीलिए मैंने बोला नॉट लगा लो। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट जो क्वेरी है जो कॉमन निकल के आई वो आई यहां से, टैक्स रेट में उनको क्वेरी आई यहां पे, कंपनी उन्होंने बोला सर कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो आपने टैक्स रेट बोला 25% का, वो बोला कि आपको टर्नओवर देखना है 18-19 प्रीवियस ईयर का। तो सर 18-19 ही क्यों, 19-20 क्यों नहीं? गवर्नमेंट ने यहां पे 19-20 क्यों नहीं बोला, या 2021 प्रीवियस ईयर क्यों नहीं बोला? जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जो हमारे असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर है 2020 से 2021, वो क्यों नहीं बोला? या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्यों नहीं बोल दिया? वो 18-19 क्यों गए, 19-20 उन्होंने स्किप क्यों कर दिया? चलिए, वैसे मैंने इसका आंसर लास्ट क्लास में दिया था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है गवर्नमेंट का। आप ये देखिए, पहला तो मैं ये एड्रेस करता हूं कि हमारा प्रीवियस ईयर क्यों नहीं। मैंने आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट बताया था एडवांस टैक्स का, कि एडवांस टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ही अपनी इनकम को एस्टिमेट कर लो और प्रीवियस ईयर में ही एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर जो एस्टिमेटेड इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो क्वार्टरली पेमेंट के हिसाब से 4 क्वार्टर में हमको पे कर दो। तो इनकम क्या एस्टिमेटेड, प्रीवियस ईयर में टैक्स लायबिलिटी भी एस्टिमेटेड, बट इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए टैक्स रेट तो चाहिए होगा ना। तो आप एडवांस टैक्स कैसे पे करेंगे जब आपको अपना टर्नओवर ही नहीं पता चलेगा? आपका टर्नओवर कितना होने वाला है वो आपको नहीं पता, तो आप टैक्स रेट कैसे यूज कर लोगे, कौन सा यूज करोगे? इसलिए तो 2021 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्लियर? 1920 क्यों मिस किया, ये देखिए 19 प्रीवियस ईयर 2019-20 का मतलब 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। ठीक है, अब आप देखिए कि जो बजट आया 2020 वो कब आया, 1 फेब 20 में। ठीक है, मतलब इस प्रीवियस के खत्म होने से पहले ही 2 महीने पहले ही ये बजट आ गया। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी लेट्स सपोज ये लिखा होता कि प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर देखो। ठीक है, 18-19 जो यहाँ पे लिखा है ना, 18-19 ना बोल के अगर वो 1920 बोलते तो क्या होता, मैं आपको बता रहा हूँ। 19 अगर वो बोलते कि 1920 का टर्नओवर देखो और अगर वो 400 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है तो अब हमको कम टैक्स पे करो, कम रेट के हिसाब से 25% के हिसाब से कम टैक्स पे करो। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये जो 2 महीने कंपनी के पास है इसमें वो टैक्स इवेजन कर जाते? मतलब क्या करते, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टैक्स इवेजन का मतलब होता है जब आप अपने सेल्स के अमाउंट को कम करते हो या आप अपने इनकम को कम दिखाते हो। कैसे? अपने एक्सपेंस को बढ़ा के, मतलब फेक एक्सपेंस दिखाते हो, बोगस इनवॉइस लेते हो, अपने सेल को सप्रेस करते हो, जिसकी वजह से आपका टर्नओवर भी सप्रेस हो जाएगा। अगर आप ये काम करते हो मतलब आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, तो क्या नहीं लगता आपको कि वो रिड्यूस टैक्स का फायदा उठाने के लिए अपने टर्नओवर को, अगर वो 400 करोड़ के आसपास होते तो वो कम करके 400 करोड़ के अंदर आ जाते ताकि उनको 25% का टैक्स मिलता, तो कम टैक्स भरना पड़ता, तो गवर्नमेंट का नुकसान था ना दोस्तों इसमें। तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी अपना नुकसान कराना? इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उससे भी 1 साल पहले की कहानी बोल दी कि उससे 1 साल पहले की कहानी देखो, क्या आपका उस साल में टर्नओवर 400 करोड़ का था कि नहीं था।
ताकि आपके पास कोई पॉइंट ही ना हो टैक्स इवेड करने का। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स इवेजन यहां से हटा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब 18 19 क्यों रखा है यहां पे। ठीक है, अगर 19 20 रखता तो कंपनीज बजट सुनते ही अपनी टैक्स इवेजन शुरू कर देते, वो अपने सेल्स को कम कर देते। कैसे कम करते? वो सेल्स, वो इनवॉइस ही नहीं काटते, समझ रहे हो, वो इनवॉइस काटते 1 अप्रैल के बाद से। इसीलिए वो टैक्स अपने सेल को डेफर कर देते, वो अपने सेल को आगे बढ़ा देते 1 अप्रैल के आगे, ताकि उनका जो टर्नओवर है 1920 में वो 400 करोड़ के अंदर आ जाए और उनको 25% से कम, 25% के रेट पे टैक्स पे करना पड़े, मतलब 5% का टैक्स वो बचा जाते हैं। इसलिए इस इवेजन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उससे 1 साल पहले का यहाँ पे उनको जिक्र कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं फ्रेश सेशन। लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? लास्ट टाइम हमने टोटल इनकम के बारे में समझा था। ठीक है, अब मैं आपको रीड भी करा देता हूं बुक से। पहला पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। ये क्या होता है सर? मैं आपको बताऊंगा आगे के सेक्शन में। ठीक है, अभी इसका टेंशन नहीं लो। सेकंड स्टेप, आपको इनकम निकालनी होती है अपने सारे हेड के अंदर। हेड कितने होते हैं बताओ? 5 हेड सर, आपने 5 हेड बताए थे हमें सर, राइट। ठीक है, 5 हेड्स में आपको अपने इनकम को कंप्यूट करनी है। उसके बाद इनकम निकालनी है आपको हर एक हेड के अंदर। उसके बाद क्या करना है, आपके पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये आपने 5 हेड में अपनी इनकम निकाली। ठीक है, उसके बाद क्लबिंग का प्रोविजन लगाया। ठीक है, क्लबिंग क्या? दूसरों की इनकम जो आपके हैंड में टैक्सेबल है उसको अपने इनकम में क्लब किया, ऐड किया। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ किया। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में सेट ऑफ क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ किया। उसके बाद जो इनकम आई दैट बिकम योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, दैट बिकम योर ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद आपने डिडक्शंस करी, मैंने आपको बताया था डिडक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद आपके पास आया टोटल इनकम। ठीक है, अब यहां पे ना एक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है जो बोलता है राउंडिंग ऑफ के बारे में। क्या बोलता है? राउंडिंग ऑफ। मतलब सर, मतलब दोस्तों, अगर आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो अगर 5 लास्ट डिजिट और ग्रेटर देन 5 है तो उसको राउंड ऑफ कर दो नेक्स्ट 10 में, नेक्स्ट ₹10 में उसको राउंड ऑफ कर दो। सर एग्जांपल देके बताओ हमें। ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम मान लो सब कुछ ऊपर की सारे प्रोविजन, सारे क्लब्स करने के बाद, सारे हेड के इनकम ऐड करने के बाद, डिडक्शंस माइनस करने के बाद आ रही है 3,20,446। ठीक है सॉरी, तो राउंड ऑफ किस में होगा सही? राउंड ऑफ होके हो जाएगा 3,20,750। ठीक है, चलो अगर ये 46 नहीं होता, ये अगर 45 होता सर तो भी 50 होता, क्योंकि आपने बोला लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है सर, अगर यहाँ पे 4 होता तो, अगर 744 होता, 3,20,744 होता तो दोस्तों तो ये 740 हो जाता। मतलब अगर लेस देन 5 है तो वो हो जाएगा प्रीवियस ₹10 में राउंड ऑफ। मतलब हम उसको इग्नोर कर देंगे, ये मत लिखो, आप लिखो कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो उतने रुपए को इग्नोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 रुपए को इग्नोर कर दिया, हमने राउंड ऑफ कर दिया अपने टोटल इनकम को। ठीक है, टोटल इनकम राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारी आ गई टोटल इनकम। उसके बाद हम इसमें सरचार्ज लगाते हैं या रिबेट जो हमें मिलता है। सर रिबेट तो आपने बताया नहीं 87A का। ठीक है, देखिए एक ना रिबेट हमको मिलता है 87A के अंदर।
सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सेक्शन नंबर का याद टेंशन मत लीजिए, इतना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसमें इसमें इस सेक्शन में क्या बोला हुआ है ना कि अगर आप इंडिविजुअल हो, कौन हो, इंडिविजुअल, मतलब जो पर्सन्स की 7 कैटेगरी बताई थी उसमें से सिर्फ इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम, कौन सी, टोटल इनकम, ये वाली दोस्तों, ये वाली इनकम, मतलब वो ये सारे काम करने के बाद, अगर ये सारे काम करने के बाद अगर आपका टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख, 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम, तो आपको क्या मिल रहा है, रिबेट हमारी तरफ से। क्या रिबेट है, रिबेट है लोअर ऑफ ₹12,500 और 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सॉरी सर, क्या मतलब इसका एग्जाम्पल देके बताइए तो। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम फ्लैट 5 लाख है, ठीक है, फ्लैट 5 लाख है और आप हैं इंडिविजुअल 60 साल से कम, तो टैक्स कितना बनेगा सर, 5 लाख है तो पहले 2.5 लाख पे तो नील हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख पे हम देंगे @5%, तो जो कि बनता है 12,500, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाइए, रिबेट कितना है, लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज 12,500, तो हमको 12,500 मिल गया, नेट हमको टैक्स पे करना है 0। अंडरस्टूड, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। अगर आपकी इनकम है 3.5 लाख रुपए और आप वही इंडिविजुअल है 60 साल के नीचे, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, मैं आपको ठीक है। तो सर पहले 2.5 लाख पे तो आप नील टैक्स पे करोगे, ठीक है, और बचा नेक्स्ट 1 लाख रुपीज, उस पे हम 5% टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख पे 5% कितना हुआ, 5,000, ठीक है, ये बन गया आपका टैक्स। अब उस पे लगाओ फॉर्मूला रिबेट का। रिबेट क्या बोलता है, लोअर ऑफ 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी का 100%, तो ये तो 5,000 रुपए हुआ, तो लोअर क्या हुआ, 5,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए इज इक्वल टू 0। मतलब आप इस फॉर्मूला उन्होंने इस तरीके से डिराइव किया है कि आप 5 लाख रुपए तक की इनकम में टैक्स निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी भी आई थी बच्चों की कि सर ये जो हम सुनते हैं कि 5 लाख तक तो हमें टैक्स लगता ही नहीं है, तो आपने बोला कि सिर्फ 2.5 लाख के ऊपर आप 5% देना पड़ता है, और हम यहाँ सुनते हैं कि 5 लाख पे तो वो टैक्स ही नहीं लगता, तो सर ये माजरा क्या है बताइए हमको। तो दोस्तों वो माजरा यही है, वो ये रिबेट के थ्रू आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वो हो जाता है 0, लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस 5 लाख रुपीज, मतलब अगर आपकी इनकम 5,01,00,000 भी हो गई ना दोस्तों, तो टैक्स कैसे निकालेंगे। तो अगर आपकी इनकम, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए और 100 हो गई, 5,01,00,000 रुपए, तो इसमें क्या होगा, रिबेट का तो आपने कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया, आपका इनकम तो 5 लाख क्रॉस कर गया, तो रिबेट तो 0। तो पहले 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख पे 5% और फिर 100 रुपए पे 20%, तो कितना हो गया, 12,500 प्लस 100 रुपए पे 20 रुपए, तो ये हो गया 12,700, सॉरी 12,520 रुपए
ठीक है, प्लस 4% का इस पे लग जाएगा सेस 12,520 पे, और हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। समझ गए? तो अप टू 5 लाख जीरो टैक्स बिकॉज ऑफ रिबेट। अगर 5 लाख के ऊपर जाके 100 रुपए भी बढ़ गए तो रिबेट का कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, रिबेट नहीं मिलेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालो नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो ये था ये रिबेट। ठीक है, रिबेट का मैंने बताया सेस लगाने को। उसके बाद आपको माइनस करना है एडवांस टैक्स। देखिए एडवांस टैक्स, ये सारा काम दोस्तों हम कब कर रहे हैं बंदे बताइए? ये सारे काम हम कब कर रहे हैं? टोटल इनकम निकालने का, ये सब करने का, टैक्स रेट निकालने का, ये हम करते हैं असेसमेंट ईयर में। मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हम किस में करते हैं? असेसमेंट ईयर में। बट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि एडवांस में हमको टैक्स भी देना पड़ता है, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही एस्टिमेटेड टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो आपने प्रीवियस ईयर में ही, मतलब आपने जो एडवांस टैक्स हमको प्रीवियस ईयर में ही दे दिया था ना, आप जब असेसमेंट ईयर में अपने फाइनल इनकम के ऊपर, मतलब जो आपने कमा ली, एस्टिमेटेड नहीं, जो आपने पूरी कमा ली, जो फिक्स्ड फाइनल इनकम जो आपने कमाई, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालिए, और जो आपने हमको प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे किया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स पे किया था उसको इससे सेट ऑफ कर लीजिए, मतलब इसको इससे माइनस कर लीजिए, फिर जो अमाउंट बचे वो हमको असेसमेंट ईयर में पे कर देना। समझ गए दोस्तों? मतलब अगर आपका आपने असेसमेंट ईयर में गए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर आप एग्जाम्पल नहीं देते, सर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आइए थोड़ा इस तरफ आइए। आपने प्रीवियस ईयर में आप गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपने एस्टिमेट किया कि ना मेरी इनकम जो होगी वो 5 लाख के आसपास हो जाएगी। 5 लाख छोड़ दीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आपने टैक्स निकाला। ठीक है, आपने इसके ऊपर टैक्स निकाला और आपने एस्टिमेट के बेसिस पे टैक्स पे कर दिया। सपोज आपने, मान लेते हैं, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भर दिया। ठीक है, अब आप गए असेसमेंट ईयर में। ठीक है, ये आपने सिर्फ एस्टिमेट लगाया कि मेरे 5 लाख, मैंने 10 लाख कमाऊंगा, बट आप असेसमेंट ईयर में गए और आपने कमा लिया 12 लाख रुपए। ठीक है, और 12 लाख पे बनता है टैक्स, मान लीजिए 1,25,000, मान लीजिए, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, मान लीजिए कि टैक्स जो है 1,25,000 बनता है। ठीक है, बट आप तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स भर चुके हो ना गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट बोलती है वो इसमें से आप 1 लाख रुपए माइनस कर लीजिए, असेसमेंट ईयर में जाके इसका क्रेडिट ले लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, और जो बैलेंस पैसा हो वो हमको दे दीजिए। तो 25,000 रुपए हमको असेसमेंट ईयर में भरना पड़ेगा, बस। ठीक है, समझ में आया? आपने एडवांस टैक्स माइनस किया। ठीक है, टीडीएस, अब तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना टीडीएस का, कि कुछ पेमेंट्स जब सामने वाले को हम करते हैं तो हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, वो टीडीएस को हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उसको क्रेडिट दे देता है। तो क्रेडिट देने का मतलब क्या, कि अगर सामने वाले बंदे ने आपका टीडीएस काटा है तो एक तरीके से उसने एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है आपका। नहीं समझे? चलिए समझाता हूं मैं आपको। टीडीएस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक है, ठीक है, आप ये इंसान हो, ठीक है, और एक बंदा ये है। ठीक है, आपने इसके लिए कुछ काम किया, ठीक है, वर्क किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, इसने आपको पेमेंट देनी है, इसको आपको पेमेंट देनी है, और आपका ये जो काम है वो टीडीएस के जो सेक्शन में जो कुछ काम लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें फॉल करता है, मान लीजिए। ठीक है, आपका काम जो टीडीएस के जो सेक्शंस हैं बहुत सारे, उसमें जो लिखा हुआ है कि आपको ये काम पे टीडीएस काटना है, इस काम पे टीडीएस काटना है, उसमें से आपका जो काम उस पर फॉल करता है।
तो ये जो इंसान है, लेट्स सपोज उसने एट द रेट ऑफ 2% आपका टीडीएस काट लिया, ठीक है, तो इसका दो बन गया पार्ट। 98,000 कैश वो आपको दे देगा और आपके बिहाफ पे ये 2,000 रुपए वो गवर्नमेंट को दे देगा। किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। बोल देगा कि लेट्स सपोज ये मिस्टर ए है, बोलेगा गवर्नमेंट ये ना मिस्टर ए का 2,000 रुपए आप ले लो, मैं बाकी पैसे मैंने उसको दे दिए, ठीक है। तो इसके जेब से कितना गया दोस्तों? 1,00,000 रुपए। इसको चाहिए कितना था? 1,00,000 रुपए। इसको मिला कैसे? 98 तो कैश मिल गया, 2,000 रुपए गवर्नमेंट को मिल गया, ठीक है, गवर्नमेंट को दे दिया इसके बिहाफ पे। अब ये 2,000 कहाँ जाएगा? ठीक है, ये मान लीजिए पूरे प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे करते करते इसका हो गया 20,000 रुपए जमा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसने ऐसे ऐसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के काम किए ऐसे ऐसे, और सब लोगों ने 2-2% पे काटा और 20,000 रुपए गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया इस मिस्टर ए के बिहाफ पे, ठीक है। तो जब आप असेसमेंट ईयर में जाएंगे, आप दोबारा से असेसमेंट ईयर में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे काम करेंगे, ये सारे काम करेंगे, ठीक है, क्लबिंग व्लबिंग करेंगे, सारी हेड्स की इनकम ऐड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, टैक्स निकालेंगे, ठीक है। उसमें असेसमेंट ईयर में जाके ये सारे काम करेंगे। आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था फाइनल टैक्स लायबिलिटी? 1,25,000 रुपए, जिसमें से आपने 1,00,000 रुपए पे कर दिया एज एन एडवांस टैक्स, ठीक है। बैलेंस बच गया था 25,000 रुपए। अब आपने देखा कि यार मेरे बिहाफ पे टीडीएस कितना कटा है, कितना मेरे बिहाफ पे टीडीएस कितना जमा कराया है लोगों ने। आपने बोला ये तो 20,000 रुपए है, आप ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी 20,000 मिल चुके हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है आप ये भी 20,000 रुपए माइनस कर लीजिए, अब जो बैलेंस बच गया 5,000 रुपए वो हमको दे दीजिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। तो आपको टैक्स में से एडवांस टैक्स माइनस करना है, टीडीएस जो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया चुका है वो माइनस करना है, और फाइनल जो टैक्स आया वो भरना है। अब यहां पे भी राउंडिंग ऑफ का सेक्शन है, यहां पे भी राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो सर राउंडिंग ऑफ पहले आपने बोला टोटल इनकम पे राउंडिंग ऑफ करिए, बिल्कुल। अब जो फाइनल टैक्स निकल रहा है उसको भी राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं इसका सेक्शन, यहां पे डाला था सेक्शन, ये रहा, ठीक है, ये रहा राउंडिंग ऑफ का सेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो टैक्स बना वहां पे, वो बना सब कुछ करने के बाद 21,242 रुपए, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरेंगे? आप भरेंगे सिर्फ 21,240 रुपए। लेस देन 5 अगर रुपीज है वो इग्नोर करना है, 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 रुपए में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपका है यहाँ पे 10,447 रुपए, तो आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे? 10,450 रुपए। राउंडिंग ऑफ समझ में आया? 5 रुपए से कम इग्नोर, 5 या 5 से ज्यादा नेक्स्ट 10 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो हमने टोटल इनकम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो बताया। टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम के बाद हम क्या करते हैं, टोटल इनकम आप यहां देखिए, टोटल इनकम पे हम पहुंचते हैं, उसके बाद हम कोई अगर टैक्सेस के रेट लगाते हैं, टैक्स निकालते हैं, रिबेट अगर मिल रहा है हमको तो रिबेट लगाया, नहीं मिल रहा तो सेस लगाया, ठीक है। सेस लगा के जो भी हमारे पास अमाउंट निकला
उसमें से एडवांस टैक्स जो हम पे कर चुके हैं या टीडीएस जो हमारे बिहाफ पे किसी और ने काट लिया है वो माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस। फिर जो बैलेंस आया उसको राउंड ऑफ करते हैं नेक्स्ट 10 में, या उसको जो अगर लेस देन 5 है तो इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर जो अमाउंट बना वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। यहां पे हो जाती है पेमेंट की कहानी खत्म। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पैन पे। पैन, सर पैन क्या होता है? दोस्त पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है। ये होता है 10 डिजिट का। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अल्फाबेट्स भी होता है और न्यूमेरिक्स भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक्स में। ठीक है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है हर एक टैक्स पेयर को। तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप देता है क्या? नहीं दोस्तों, टैक्स पेयर जो होता है ना, या तो वो वॉलेंटरी जाए, या तो वो गवर्नमेंट के पास खुद जाए और बोले कि मेरे को पैन दे दो, मेरे को पैन नंबर चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वॉलेंटरी गए तो। नहीं तो गवर्नमेंट ने, तो इनकम टैक्स में एक रूल है, वो बोलता है कि जब आपकी इनकम, आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दोबारा वही लाइन बोल रहा हूं, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स को क्रॉस कर जाए, तब आप मैंडेटरीली अप्लाई कर देना पैन नंबर को, वरना इसके ऊपर भी पेनल्टी है। मैंडेटरी पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर कौन सा होता है? अप्लाई करने के लिए पैन नंबर, फॉर्म नंबर है हमारा 49A। ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो बता रहा हूं आपको, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको टैक्स पेयर अगर वॉलेंटरी जाए तो बहुत अच्छी बात है, डिपार्टमेंट वाले बहुत खुश है आपसे। अगर नहीं तो जब आपका टोटल इनकम, आप मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाए, तब आपको मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको पैन नंबर देगी जो कि यूनिक होगा आपके लिए। ठीक है, और पैन नंबर क्यों? पैन नंबर एक्चुअली आता है एक कार्ड के फॉर्म में, आता है, मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाता। एक कार्ड के फॉर्म में आता है, इसीलिए उसको पैन कार्ड बोल दिया जाता है। ठीक है, कि ये पैन कार्ड है मेरा। उसके ऊपर आपका पैन नंबर लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और आपका एड्रेस तो नहीं है अब। ठीक है, पैन नंबर होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, और इसका नंबर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका नंबर कैसे होता है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक पैन नंबर का। ठीक है, A Z, ये कुछ ऐसा होता है, पहले 5 डिजिट अल्फाबेट, फिर 1 2 3 4 नंबर न्यूमेरिक, और फिर एक अल्फाबेट। ठीक है, ऐसे होता है, इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। पहले 5 डिजिट हो जाएंगे, पहले 5 अल्फाबेट्स हो जाएंगे, फिर 4 डिजिट्स हो जाएंगे, और फिर एक हो जाएगा आपका अल्फाबेट। और ये रहता है यूनिक, हर एक इंसान को यूनिक नंबर मिलता है। ठीक है सर, इसका यूज क्या है? क्या करेगा डिपार्टमेंट पैन नंबर देके हमको? देखो, पहला यूज पैन नंबर चाहिए होता है रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आप जहां पे आप अपनी इनकम को गवर्नमेंट के सामने डिक्लेयर करते हो, टैक्स भरते हो, और गवर्नमेंट को बताना चाहते हो कि देखो मैंने इतना कमाया और इतना टैक्स आपको भरा है, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है मैंने, वो एक पेज को बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, जहां पे आप सब कुछ डिक्लेयर करते हो। ठीक है, वो रिटर्न ऑफ इनकम भरने के लिए आपको पैन नंबर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सेकंड चीज, आप जब देखोगे कि बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक वाले आप मैंडेटरी आपसे पैन नंबर मांगते हैं, ताकि आप अकाउंट में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाए। आप जब लोन लेने जाते हो तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट ने ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर रखे हैं, मेंशन कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां पे पैन नंबर देना इज मैंडेटरी। ठीक है, तो उन सारे यूजेस के लिए पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। यहां तो समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्रक्स, वापस चलते हैं क्रक्स पे। ये है क्रक्स। ठीक है, एवरी पर्सन हमने देख लिया क्या होता है, टोटल इनकम देख लिया, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज एन असेसी। ये हम समझ गए सर हम यहां तक बिल्कुल समझ गए। चलिए, अच्छी बात है। is an assessee and shall pay income tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act as well as income tax set in the assessment year। सर ये तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, कि रेट क्या होते हैं आपने बताया था, और रेट्स क्या होते हैं, फाइनेंस एक्ट क्या होता है और इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, वो हमें समझ में आ गया। However, his total income shall be determined on the basis of residential status। सर ये नहीं बताया आपने अभी तक। ठीक है दोस्तों, ये हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। ऑल्दो जो टैक्स ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर जो निकाली आपने, प्रीवियस ईयर के इनकम पे जो टैक्स निकाला इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। किस कब? इन द असेसमेंट ईयर, जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। बट एसएससी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। हाँ सर, आपने बताया था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही हमको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, और गेट्स द क्रेडिट ऑफ टीडीएस। ठीक है, अब क्लिक हुआ। मैं वहां पे क्या बोल रहा था कि टीडीएस का क्रेडिट मिलता है आपको, विच हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं? एडवांस टैक्स जो आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स पे किया, टीडीएस का जो क्रेडिट जो आपका डिडक्ट हुआ प्रीवियस ईयर में। ठीक है, टीडीएस का क्रेडिट जो आपका डिडक्ट हुआ था प्रीवियस ईयर में, जब आप इनकम कमा रहे थे, आपकी इनकम में से लोगों ने आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे दिया था प्रीवियस ईयर में ही, उसका क्रेडिट मिलता है। एडवांस टैक्स का भी क्रेडिट मिलता है जो आपने प्रीवियस ईयर में ही पे करा गवर्नमेंट को। कब मिलता है क्रेडिट इनका? असेसमेंट ईयर में, क्योंकि असेसमेंट ईयर में आप फाइनल कंप्यूटेशन करते हो अपने इनकम की। यहां तक क्लियर है? अपने इनकम की कंप्यूटेशन करते हो, फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनाते हो, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हो उसका क्रेडिट लेते हो, सेट ऑफ करते हो, बैलेंस निकालते हो, और वो बैलेंस गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया क्रक्स, और आपको समझ में आ गया मैं जो बोल रहा था आपको कि पूरा बेसिक इन दो पैरा में है बेटा। तो पूरा बेसिक इन दो पैरा में ही है। हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बच गया है एडवांस टैक्स का, सॉरी नॉट एडवांस टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, हम जो नेक्स्ट क्लास में कवर करके चलेंगे। हम देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस का हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया है, हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे एडवांस टैक्स मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ मैं आपको रीड करवा दूंगा दोबारा, और रिटर्न ऑफ इनकम में आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करवा दूंगा। ठीक है, क्लास आज हो गई थर्ड पूरी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्लास भी इस पे लग जाएगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर 30 या 40 मिनट का रखा करो, लेंथी होता है तो हम बोर हो जाते हैं। बेटा इनकम टैक्स इतना बड़ा है ना कि इसमें एक घंटे की क्लास से कुछ भी नहीं होता, इसमें क्लासेस लगते हैं 3 घंटों के। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको एक घंटा दिया, उसमें भी आप बोलते हो कि इनकम सर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है 1 घंटा, तो ये वाली क्लास मैं 40 मिनट तक रख रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से हमारा नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ गए हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम टैक्स को पूरा करेंगे,
विच विल बी आर फोर्थ सेशन ऑन इनकम टैक्स। उसके बाद हम जीएसटी उठाएंगे जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, और कोशिश करेंगे उसको फिनिश करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं हमको। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।